सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें होता है कि इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। इसमें जो है आर्टिकल नंबर 132 में कहा गया है, क्या कहा गया, देखो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो अनुच्छेद 132 है उसमें संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें इसमें जो है, और दूसरा है सिविल विषयों से जुड़ी अपील, यह अनुच्छेद 133 में कहा गया है। थर्ड है आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, यह अनुच्छेद 134 में वर्णित हैं। और चौथा है विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, यह अनुच्छेद जो है 136 में कहा गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति। मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, तो ये कम से कम 10 वर्ष तक। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो किसे माना जाता है, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को जो है क्या माना जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगला है लोकहितवाद यानी कि PIL की जो संकल्पना है उसका उद्गम किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका देश में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्या होता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसके सभी निर्णयों का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है उस पर किसी अन्य मतलब जो न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। फिर आगे देखें हम तो यहाँ पे जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आप जो है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है जा सकते हो और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद जो है 26 के तहत रिट जारी की जाती है। अगला है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, उसके बारे में देखते हैं। तो जो देखो भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है, तो ये कनाडा। मतलब राज्यपाल को मनोनीत किए जाने का जो पद्धति है वो कनाडा देश से लिया गया है। फिर है अगला कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो जो है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आती है। क्या आती है, 155 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आते हैं। फिर है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो विधानसभा में राज्यपाल द्वारा जो है कुल सदस्यों का 1/6 कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर अगला है यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, क्या यदि राज्यपाल जो है वो संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं। फिर अगला है राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण प्रोन्नति कर सकता है, तो ये उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से।
भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। क्या है? भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद कह रहे राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये 201। अगला, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो ये होता है 3,50,000। एक राज्यपाल की जो तनख्वाह होती है कितनी होती है? 3,50,000। फिर राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है। फिर है राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। तो राज्यपाल के जो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है इतने 5 लोगों की नियुक्ति करता है। ये करता है राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। और राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों यानी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन भी जो है राज्यपाल ही करता। अगला है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वो जो है निलंबित भी कर सकता है। जो है राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। जम्मू और जो कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू जी हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया जाता है, जो है 104वें संशोधन के द्वारा स्थगित कर दिया गया। फिर है मतलब स्थगित कर सकते हैं। अगला है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो 153 में कहा गया है, आर्टिकल 153 में कि राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए। अगला है कि आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। क्या कहा गया 154 में? कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 में कहा गया कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 में बोला गया क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। फिर 200 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 में कहा गया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। 213 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 233 में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला कहा गया कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। किसको कहा है? राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। फिर हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें से हम देखेंगे जो है भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान परिषद है। क्या है? राज्य में मतलब भारत में राज्य विधान मंडलों में उसका जो उच्च सदन है, जैसे कि उसमें राज्यसभा होता है, ऐसे इसमें किसको बोलते हैं? विधान परिषद। फिर है राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, उसको कैग बोलते हैं। फिर है राज्य में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा
पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। क्या राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति जो है वो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव मतलब जो है जब होगा तभी वो पारित की जाएगी, प्रस्ताव से द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने वर्ष तक रोक सकती है? तो जो साधारण विधेयक होते हैं उसको 4 महीने तक आप रोक सकते हैं। फिर अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान। 164 में कहा गया है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन और 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन नियमों से समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है राज्य की विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में जो है निर्धारित की गई है? तो ये आर्टिकल 170 में है। राज्य की विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो 170 में। फिर अगला है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। फिर राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। क्या राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य का विधान सभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। फिर है विधानसभा के सदस्यों की जो निरर्हताएँ हैं डिस्क्वालिफिकेशन उससे संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि जो है न्यूनतम कितनी हो चाहिए? 25 वर्ष मतलब 25 वर्ष। फिर अगला है विधानसभा के विघटन जो है विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब विधानसभा के विघटन अगर हो जाती है तो उसके बाद उसका अध्यक्ष जो है अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है 6 माह तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल थे? तो उस समय 5 थे। फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी? तो ये उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यानी उत्तर प्रदेश की 1963 से लेकर 67 तक जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। फिर है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या है 175, असम में है 126, छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 और गुजरात में जो है 182 और जो है अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60। बिहार में सदस्यों की संख्या 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90 और हिमाचल प्रदेश में 68 है, झारखंड में 81 सदस्य हैं, कर्नाटक में 224 हैं, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230 हैं, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60 सदस्य हैं, मेघालय में भी 60 है, मिजोरम में सदस्यों की संख्या है 40 और नागालैंड में 60 है, उड़ीसा में 147 हैं और पंजाब में 117 और जो है राजस्थान में 200 हैं, सिक्किम में 32 हैं, तमिलनाडु में 234 हैं और तेलंगाना में 119 सदस्यों की संख्या है, त्रिपुरा में 60 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं और उत्तराखंड में 70 हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं।
अगर हम बात करें जो है केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में सदस्यों की संख्या है 70 और पुदुचेरी में है 30। जम्मू कश्मीर में जो है 90, मतलब पीओके के लिए रिक्त है, ठीक है। 90 जो है ये पाक जो अधिकृत कश्मीर है उसके लिए ये जो है रिक्त है। फिर हम आगे देखें तो एक सेकंड, देखो, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो है ये जो कितने दिन तक ये मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री रहते हैं, तो ये प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत, मतलब जो है राज्यपाल के मन के मुताबिक, जब तक उनकी इच्छा करे तब तक। फिर अगला देखते हैं। फिर हम उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। अगर हम देखें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो उच्च न्यायालय हैं। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो ये देते हैं राज्य के जो संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने जो है यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक। फिर है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। एक तो क्या होना चाहिए, एक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए। फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। विधिवेत्ता मतलब विधि जो कानून है उसका जानकार। फिर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति को। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो ये 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उस लेख को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परमादेश। फिर भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है अभी वर्तमान में 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, तो ये उत्प्रेषण करती है। मृत अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। क्या उच्च अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है उसके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो ये अधिकरण न्यायाधीश जो होता है, ट्रिब्यूनल जज, ये शामिल नहीं होता है, मतलब उसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर निवारक निरोध, ये क्या है, जो है इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो ये 3 सप्ताह तक, मतलब 3 माह तक। किसमें, निवारक निरोध में 3 माह तक आप किसी भी व्यक्ति को इसके अंतर्गत जो है बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल हैं, तो 214 में कहा गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। आर्टिकल 215 में कहा गया है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 में कहा गया उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएँ। फिर है अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 219
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। और अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 में कहा गया है न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते इत्यादि। फिर है अनुच्छेद 222 में कहा गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। और अनुच्छेद 223 में कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति। और अनुच्छेद 224 में कहा गया है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्णित है। और अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च जो न्यायालयों की शक्ति। और अनुच्छेद 226 ए में कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त है। फिर है अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। फिर अनुच्छेद 228 में कहा गया है 228 ए में कि राज्य जो है अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान जिस निरस्त है। फिर है अनुच्छेद 229 में कहा गया कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। अगला 230 कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में। फिर आगे हम देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं जो है क्षेत्राधिकार, मतलब कौन सा किस वर्ष में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कोलकाता है, कोलकाता इसकी स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। और इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकार है वो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो मुख्य पीठ व खंडपीठ है वो कोलकाता में पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। दूसरा अगर है बॉम्बे, मुंबई जो इस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की 1862 में। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव और गोवा इसके अंतर्गत आता है। और इसका जो मुख्य खंडपीठ वो है मुंबई, नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में खंडपीठ है। फिर मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। इसमें जो है तमिलनाडु व पुदुचेरी आता है। और इसकी जो मुख्य खंडपीठ है वो है मद्रास। फिर है कर्नाटक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1884 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में। और इसका क्षेत्र अधिकार जो है वो है कर्नाटक। और ये इसका मुख्य पीठ जो खंडपीठ है वो है बेंगलुरु। फिर अगला है इलाहाबाद, 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका जो मुख्य पीठ है, मतलब इसका क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश। और इसका मुख्य पीठ कहाँ है, प्रयागराज, लखनऊ में खंडपीठ। फिर अगला है जो है पटना की स्थापना हुआ था पटना का 1960 में। जो है पटना हाई कोर्ट जो है उसका स्थापना कब हुआ था 1916 में। और इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो बिहार है। और इसका जो खंडपीठ है वो पटना में। फिर अगला है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है इसका जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1928 में हुआ था। और जो है इसका क्षेत्र कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हो जाएगा। और इसका जो खंडपीठ है, मुख्य खंडपीठ वो श्रीनगर व जम्मू में। फिर अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। और जो है इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और ये मुख्य पीठ व खंडपीठ है कहाँ, जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में। फिर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ।
और इसका जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ है और इसका मुख्य खंडपीठ जो है चंडीगढ़। फिर अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है इसकी स्थापना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका जो क्षेत्र है वो असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। और इसका जो मुख्य खंडपीठ है वो है गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। फिर अगला है उड़ीसा। उड़ीसा जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है उड़ीसा और जो है कटक में इसका क्या है मुख्य खंडपीठ। अगला है राजस्थान। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1949 ईस्वी में और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो राजस्थान और खंडपीठ जो है जयपुर में खंडपीठ है और जो है ये क्या है इसका जो मुख्य पीठ है वो है जोधपुर और खंडपीठ जयपुर। फिर अगला है केरल। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका अधिकार क्षेत्र केरल व लक्षद्वीप है और इसका जो मुख्य पीठ है वो है एर्नाकुलम में। फिर अगला है गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो है गुजरात और मुख्य पीठ जो है अहमदाबाद में। फिर अगला है दिल्ली में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो दिल्ली है और जो इसका मुख्य पीठ है वो दिल्ली है। फिर अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में हुआ था और इसका जो अधिकार क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और इसका जो मुख्य खंडपीठ है वो है शिमला। फिर अगला है सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुआ था और इसका जो अधिकार क्षेत्र है सिक्किम और इसका मुख्य पीठ गंगटोक में है। फिर अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है और इसका जो मुख्य पीठ वो बिलासपुर में। फिर अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2000 में हुआ था और इसका जो अधिकार क्षेत्र है उत्तराखंड और इसका मुख्य पीठ जो है नैनीताल में। फिर अगला है झारखंड। झारखंड की जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था और जो इसका अधिकार क्षेत्र झारखंड हो जाएगा और इसका मुख्य पीठ जो है रांची। फिर मेघालय। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ था और इसका जो है क्षेत्र अधिकार क्षेत्र मेघालय हो जाएगा और इसका मुख्य पीठ शिलांग पड़ता है, शिलांग में। फिर अगला मणिपुर। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ था और इसका जो है अधिकार क्षेत्र मणिपुर हो जाएगा और इसका जो खंडपीठ है या जो मुख्य पीठ है वो इम्फाल। फिर अगला त्रिपुरा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ था और इसका जो अधिकार क्षेत्र है त्रिपुरा और अगरतला में इसका मुख्य पीठ है। फिर अगला है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 ईस्वी में हुआ है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो है तेलंगाना में और इसका जो मुख्य पीठ है वो हैदराबाद में। अगला 25वां है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2019 में हुआ और इसका जो अधिकार क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और इसका जो मुख्य पीठ है वो अमरावती। अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो जो 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। क्या 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं और जो 6 उच्च न्यायालय हैं उसमें से इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान जो है इसकी अस्थायी खंडपीठ है और जो केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जो है इसमें क्या है बेंगलुरु को 2 सर्किट खंडपीठ है जैसे धारवाड़ और गुलबर्गा। फिर देखिए कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में और न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो यह है प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की स्थापना अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय यानी मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी।
तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ओ लीला सेठ थी। ठीक, फिर हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। इसमें जो है भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा कनाडा, मतलब संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। फिर है संघ सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो किसमें, समवर्ती सूची में। फिर है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 ईस्वी में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा लिखा गया था, तो ये तमिलनाडु। फिर है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया, तो ये किया गया संसदीय कानून द्वारा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये किया गया अनुच्छेद 263 में। फिर अगला है कि संघ सूची में किए गए संशोधन, तो हो जाएगा छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। इसके विषय हैं समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय प्रक्रय व विक्रय पर कर। फिर है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। फिर अगला है 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या जो है 92 खा जोड़ी गई। इसका संबंध जो है अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। फिर 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 गा जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। फिर रेडियो व दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, तो ये राज्य सरकार लगाती है। फिर अगला देखते हैं जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। क्या, 249। फिर अगला है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अनुच्छेद 245 तथा 246। केंद्र सरकार जल विवादों के समय क्या है, केंद्र सरकार जो है वो जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। अगला देखते हैं कि जो है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है वह वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बंटवारा मतलब बांटा जाता है, तो ये हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय कर। अगला है सरकारी आयोग का गठन कब किया गया, तो मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 265। फिर अगला है कि संघीय कर यानी कि संघीय सूची प्रविष्ट। इसमें है आयकर कृषि आय को छोड़कर। सीमा शुल्क जो है इसमें जो है निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क यानी अल्कोहलिक पेय पदार्थों अफीम गांजा मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। फिर है निगम कर जो है कॉर्पोरेशन टैक्स। इसमें क्या है कि अगला देखते हैं व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर यानी कि कृषि भूमि को छोड़कर। छठा है संपदा शुल्क। इसमें क्या है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क यानी कि कृषि भूमि को छोड़कर। अगला है रेल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के जो है सम व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान।
माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। फिर है सेवाओं पर कर यानी कि निषेध। अगला है राज्य कर। राज्य सूची प्रविष्ट यानी कि 45 से लेकर 63 तक। इसमें क्या है? राज्य कर में भू राजस्व लगान, कृषि आयकर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर और शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर और रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जल मार्ग द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर कर। फिर सड़कों पर प्रयुक्त वाहन पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। फिर है पथ कर यानी कि मार्ग कर, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, शिलासिताओं यानी कि मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना, इस पर कर, स्टाम्प शुल्क यानी कि संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इनमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। क्या होता है सरकारी आयोग? इसका गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंध को समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1990 को। केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस संदर्भ में जो है म्यूनिसिपल संबंध कहा गया? तो ये वित्तीय मामलों के राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध। अगला है आयोग एवं समितियाँ। देखो, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो है निम्नलिखित है। जैसे राज्य मन्नार समिति, ये 1969 में और इसके अध्यक्ष DPV मन्नार। अगले हैं सरकारी आयोग की बात करें तो सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में। इसका जो अध्यक्ष कौन? रणजीत सिंह और सरकारिया। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 1966, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष। और शीतलवाड़ समिति, ये 1996, MC शीतलवाड़। और पुंछी आयोग 2007 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। फिर आर्टिकल जो है 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। फिर है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधी का विवरण दिया गया है? तो भाग XI में। फिर है जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद जो है 262 के अंतर्गत। फिर अगला है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो ये हो जाएगा राज्य मन्नार समिति। क्या है यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो ये राज्य मन्नार समिति हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। फिर अगला है कि अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा जो है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्जातीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। फिर अगला है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 257 के अंतर्गत।
फिर आगे देखें तो हो जाएगा, देखो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्जातीय जो परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। फिर आगे संघ राज्य संबंधनी के भाग 11 से 12, इसके अनुच्छेद है 245 से 243। इसमें है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और है वित्तीय संबंध। संघ राज्य संबंध में तो पहले हम देखते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध के अंतर्गत देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। फिर अनुच्छेद 246 में कहा गया संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 में कहा गया है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 में कहा गया कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 251 में कहा गया है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के जो है असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। अनुच्छेद 253 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में कहा गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में जो है असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगा। अनुच्छेद 255 में कहा गया कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। अनुच्छेद 256 में कहा गया कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। फिर राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संबंध में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अगला अनुच्छेद 258 का में कहा गया कि राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। और अनुच्छेद 260 में कहा गया कि भारत से बाहर क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 में कहा गया कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। आर्टिकल 262 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 265 में कहा गया है, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 में कहा गया कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 में कहा गया आकस्मिकता निधि। और अनुच्छेद 268 के अंतर्गत केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 में कहा गया संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। फिर अनुच्छेद 271 में कहा गया कि कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 में कहा गया कि राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। और अनुच्छेद 276 में व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 में
अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाना और अनुच्छेद 283 में संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में कहा गया कि संघ की समाप्ति को राज्य के कराधान में छूट और अनुच्छेद 286 में कहा गया कि वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन और अनुच्छेद 287 में कहा गया कि विद्युत पर करों में छूट से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 288 किससे संबंधित है? तो ये पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 279 क्या कहता है? तो इसमें राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। इसमें जो है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु जो है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये 1973, सरकारी आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। अगला हम देखें तो आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। फिर है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने। और फिर है अगला कि राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल की। फिर है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। देखो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों जो है उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। जैसे पहला यह पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है एजेंसी यानी एफए क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया गया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध जो है अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। ये जो उद्घोषणा है ये मार्च 1977 तक लागू रही। फिर अगला थर्ड है आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को दी गई मतलब की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। फिर आगे देखते हैं। आगे जो है इधर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो यह अनुच्छेद 355। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। फिर अगला है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? तो 1 माह। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया पंजाब में। फिर राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। फिर हम आगे देखें। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव के बारे में देखेंगे। इसमें देखो इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। अनुच्छेद 352 इसमें है राष्ट्रीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर जो संघ है वो राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है।
फिर अगला, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। फिर है जिसे जो संघात्मक है, जैसे भारत राज्यों का संघ है, और जब एकात्मक हो जाएगा तो एक मिलके जो है रूप में कार्य करने लगती हैं। अब तक राष्ट्रीय आपात को 3 बार जो है किया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपात। अभी राष्ट्रीय आपात था, अब राज्य आपात। राज्य आपात में राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। इसमें है कि भारत की शासन प्रणाली जो है एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार हो चुका है। फिर अनुच्छेद है 360, यह वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात। ठीक, वित्तीय आपात से संबंधित है। इसमें है कि वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। अगर हम देखें कि मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। अगला देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की संरचना, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। अब इसके सदस्य देखते हैं। सदस्य अगर देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, और सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, फिर है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ आदमी। इतने लोग जो है ये वित्त आयोग की संरचना में सदस्य हो सकते हैं। इसमें से जो है देखो, पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो कौन रखवाता है? ये भारत का राष्ट्रपति। देखो क्या है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं भारत के वित्त आयोग से संबंधित। इसका जो है पहला गठन हुआ था 1951 में। अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और जो है अनुशंसा वर्ष जो था 1952 से लेकर 1957। दूसरा जो है 1956, इसके जो अध्यक्ष थे के संथानम, ये जो है 1957 से 1962 तक। तीसरा 1960 में के चंद्रा, ये 1962 से लेकर 66। चौथा जो है 1964 डॉक्टर PV राजामन्नार, 1966 से 1969। और पांचवा जो 1968, ये महावीर त्यागी, 1969 से 74। छठा जो है 1972 हो जाएगा ब्रह्मानंद रेड्डी, 1974 से 1979। सातवां है 1977 JM सेलेट, ये है 1979 से 1984। फिर आगे है आठवां, इसमें जो है 1982, इसमें YB चौहान, ये जो है 1984 से 1989। नौवां की बात करें तो 1987 NKP साल्वे, 1989 से 1995। 10वां जो है 1992 KC पंत, 1995 से 2000। 11वां जो है 1998 प्रोफेसर AM खुसरो, 2000 से 2005। 12वां जो है ये 2002 जो है डॉक्टर C रंगराजन, ये 2005 से 2010। 13वां जो है 2007, ये डॉक्टर विजय केलकर, 2010 से 2015। 14वां की बात करें तो ये 2013 में डॉक्टर YB रेड्डी, ये 2015 से 2020। 15वां 2017 में NK सिंह, 2021 से 26। अब हम आगे देखें। देखिए, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो ये वित्त आयोग की संस्तुति से जो है निर्धारित होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों
मतलब केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। फिर एक केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। अगला है केंद्र की समेकित निधि। समेकित निधि मतलब हो जाएगा क्या है, केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा पर अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, तो ये वित्त आयोग। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान एवं और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फिर है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, तो हो जाएगा वित्त आयोग। फिर अगला है 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया जाता है, तो ये 41%। वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में से कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए, तो ये हो जाएगा जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। फिर आगे है अगला है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे।